गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम इकाई 7 हिंदी कहानी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 23 सितंबर को हमारी प्रथम क्लास थी, 24 सितंबर को हमारी द्वितीय क्लास हुई, आज तीसरी क्लास है। जो 23 सितंबर को हमने यूनिट नंबर 7 की हिंदी कहानी में राही और कानों में कंगना दोनों कहानियों का अध्ययन किया था, लेकिन राही को हमने पीपीटी के कारण स्किप किया था और कानों में कंगना का हमने अध्ययन किया था। बीते हुए कल 24 सितंबर को हमने दो कहानियां देखी थी, चंद्रदेव से मेरी बातें और दूलाई वाली। राजेंद्र बालाघोष द्वारा रचित दोनों ही कहानियां थी, और जिसमें चंद्रदेव से मेरी बातें के भगवान चंद्रदेव को पत्रात्मक शैली के अंदर संबोधित करते हुए राजेंद्र बालाघोष जी ने कहीं ना कहीं भारतीय कुशासन, अंग्रेज शासन नीति पे के ऊपर व्यंग्यपूर्ण कथन किया था। वो हमने उस कहानी के अंदर देखा था। और दूलाई वाली के अंदर राजेंद्र बालाघोष जी ने पुरुषत्वात्मक समाज पर व्यंग्यपूर्ण कथन के अंदर अपनी भाषा शैली के द्वारा कुठारा व्यंग्य किया था, और कहीं ना कहीं रेल प्रवेश का चित्रण करके हमारे सामने राजेंद्र बालाघोष जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इस प्रकार से हम 3 कहानियां पढ़ चुके हैं, और आज जैसा कि 25 सितंबर है, 25 सितंबर के शेड्यूल के अंदर हमारे 2 कहानियां ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दोनों ही कहानियां प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियां हैं। दोनों ही कहानियां प्रेमचंद की बेहद ही खास कहानियां हैं, और दोनों का हम अध्ययन करेंगे। मैम क्लास रुक गई। कब से रुक रही है? सर को बुलाओ ना। अब स्क्रीन क्लियर है? अब स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन काफी लेट हो चुका है पहले ही। आज के सेशन के लिए 2 कहानियां जो मुख्य बिंदु पर आते हैं, और दोनों कहानियां ईदगाह और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानियों का हम अध्ययन करेंगे। आज जैसा कि 25 सितंबर ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न दोनों कहानियां प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो हम कहानीकार के विषय में 2 बातें जरूर देखते हैं, और कहानीकार के विषय के अंदर हम कहानीकार के बारे में कुछ मेन पॉइंट, जब प्रेमचंद जी हमारे कहानीकार है। प्रेमचंद जी का जन्म देखते हैं तो 1880 ठहरता है, और 1936 के अंदर देहावसान माना जाता है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी की जो काव्य लेखन यात्रा 1880 से 1936 मानी जाती है, और इनका जो कहानी लेखन का जो उत्कर्ष काल माना जाता है वो 1930 से 1936 माना जाता है। प्रेमचंद जी का जो कहानी का उत्कर्ष काल माना जाता है 1930 से 1936 माना जाता है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, उर्दू के अंदर नवाब राय नाम से उपलेखन कार्य किया था। इसके बाद में मुंशी दयानारायण निगम के सुझाव पर प्रेमचंद नाम है प्रेमचंद जी ने रखा था। प्रेमचंद के कहानी की बात करें, कहानी का लेखन की बात करें, तो इनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। प्रथम सोपान, तो द्वितीय सोपान, तो तृतीय सोपान। प्रथम सोपान की बात करें तो 1905 से 1915 ठहरता है, और द्वितीय सोपान की बात की जाती है तो 1915 से 1930, और तृतीय सोपान में 1930 से 1936 तक की कहानियां समाहित होती है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियों का लेखन किया, जिन्हें बनारस सरस्वती परेश बनारस द्वारा मानसरोवर
शीर्षक से 8 भागों के अंदर प्रकाशित करवाया गया। क्या है कि जो प्रेमचंद जी ने कुल 300 कहानियों का लेखन किया, जिन्हें मानसरोवर शीर्षक से 8 शीर्षकों के अंदर सरस्वती प्रेस बनारस ने प्रकाशित करवाया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमारी ईदगाह कहानी है वो भी मानसरोवर भाग 1 का ही हिस्सा है। मानसरोवर भाग 1 का हिस्सा हमारी ईदगाह कहानी है। मानसरोवर भाग 1 के अंदर 27 कहानियां लगी हुई है। कहानी संग्रह पर हम विशेष नजर रखते हैं। कहानी संग्रह से कभी कभार सवाल गहराई से पूछ लिया जाता है, इसलिए कहानी संग्रह में और कौन सी कहानियां उसके साथ लगी हुई है वो हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो 27 कहानियां लगी हुई है, जिसके अंदर अलगोजा, ईदगाह, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। महाजनी सभ्यता पर व्यंग्यपूर्ण कहानी है और ये पूस की रात असिस्टेंट प्रोफेसर और ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी का हिस्सा है। झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति 2 बार आ गया है, सॉरी, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुबागी, अनुभव, लाछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गिला, रसिक, संपादक और मनोवर्ती। तावान राजनीतिक कहानी मानी जाती है। इस प्रकार से इन एक बार सरसरी तौर से आप 27 कहानियों का ध्यान रखेंगे ताकि ऑप्शन में आए तो आप एलिमिनेट कर सके। प्रकाशन वर्ष की बात की जाए, ईदगाह कहानी का अगस्त 1933 ठहरता है। पत्रिका चांद पत्रिका के अंदर प्रकाशित मानी जाती है। बाल मनोविज्ञान पर लिखित कहानी है। ना सिर्फ बाल मनोविज्ञान पर लिखित कहानी है बल्कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ बाल मनोविज्ञान पर लिखित कहानी भी ईदगाह ही ठहरती है। मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। खतन में पूछा जा सकता है, सत्य असत्य वाले कूट वाले प्रश्न में किया जा सकता है। मुस्लिम समाज का चित्रण आया है। पुलिस विभाग की भ्रष्टता का वर्णन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पात्र सूची की बात करें तो हामिद, ध्यान रहे पात्र सूची को हम उसके पास कितने पैसे थे और उन्होंने मेले में से कौन सी चीजें खरीदी थी उनके साथ एलिमिनेट करते हुए पढ़ेंगे। और यह प्रश्न बहुत ही गहराई का प्रश्न बन जाता है जब हम कहानी पढ़ते हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, 3 पैसे। हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा। मोहसिन के पास 15 पैसे, सबसे ज्यादा पैसे भी मोहसिन के पास ही थे। मोहसिन ने क्या खरीदा, बिस्ती खरीदा। महमूद के पास 12 पैसे, महमूद ने सिपाही खरीदा था। नूरे ने वकील। और सम्मी एकमात्र बाल पात्र, बालिका पात्र है एकमात्र। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए सम्मी ने क्या खरीदा था, 2 बिन व खंजड़ी। अमीना दादी थी। चौधरी कयामत अली आबिद पिता थे हामिद के। और कांस्टेबल। इस प्रकार से हमारी पात्र सूची कंप्लीट होती है। ध्यान रहे कांस्टेबल को कितना वेतन मिलता था, 12 रुपए। वो देता कितना था, 50 रुपये। इंपॉर्टेंट रखेंगे सभी पॉइंट को। शुरू करते हैं हमारी ईदगाह कहानी। ध्यान रहे नोट्स जरूर बनाते हुए साथ में चले। अभी आप मुख्य जो पंक्तियां हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद आप समय निकाल करके नोट्स का लेखन कर लेंगे साथ ही साथ। शुरू करते हैं ईदगाह कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है, सरल भाषा में है। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे से समझ में आ जाएगी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों, ध्यान रहे वैसे तो हमें पता है कि 30 रोज़ों के बाद रमजान, लेकिन जब ईदगाह कहानी के अनुसार कितने दिनों बाद, तो 30 राजा, कंफ्यूज मत होना, 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों के अंदर कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। यहाँ तक की पंक्तियाँ आप मोस्ट करेंगे। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। किसका चित्रण हुआ है, ईदगाह कहानी के अंदर ईद के दिन का ही चित्रण हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते के अंदर बटन नहीं है, पड़ोस के घर के अंदर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े
कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों से सानी पानी दे दे, ईदगाह लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अपना मूर्त रूप ले रही है, इसलिए ध्यान देंगे। 3 कोस का पैदल रास्ता वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने का पैदल रास्ता था ईदगाह और गांव के बीच में? 3 कोस का, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स का हिस्सा बना लेंगे। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर का, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन? सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। ध्यान देंगे, प्रेमचंद जी इशारों में इस प्रकार से बात कह रहे हैं कि जो त्योहार आए तो उसके अंदर तो गरीब 2 प्रकार से सोचता है कि त्यौहार मनाने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरती चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन अमीर लोगों को क्या, वो तो त्योहारों का ही इंतज़ार करते हैं। तो बच्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं अमीर लोगों पर बात की जा रही है। सवैये के लिए दूध और शक्कर के घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बैदवास चौधरी कायम अली पात्र के घर दौड़े जा रहे हैं और उन्हें खबर कि चौधरी आंखें बंद बदल ले, यह तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे है? 12 पैसे। इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलेंगे। महमूद के पास कितने पैसे? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 15 पैसे। मोहसिन के पास सबसे हाईएस्ट पैसे भी मोहसिन के पास ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट करेंगे, इन्हीं अनगिनती पैसों से अनमोल चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है कौन? हामिद। वह 4-5 साल का बहुत अच्छा एकमात्र पात्र जिसकी आयु कहानी के अंदर आई है, वो आई है हामिद की। ध्यान रखेंगे, और वो कितनी? 4-5 साल, ना 4 ना सिर्फ ना 5, 4-5 साल आंसर में होगा। दुबला पतला लड़का, जब बात की जाए उसके शरीर से संबंधित तो दुबला पतला आंसर बनेगा, जिसके पिता का देहांत हो चुका है और उनकी माँ भी चल बसी है। यानी कि हामिद का कोई नहीं है, सिर्फ सिवाय बूढ़ी दादी के अलावा। जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हामिद के पिता की मौत किस कारण बस हुई? हैजे की आंसर बनेगा। भेंट हो गया, माने जाने क्यों, पीली होती एक दिन मर गई। ध्यान देंगे, पीलिया के कारण मृत्यु हुई थी माता की, हैजे के कारण हुई थी पिता की। किसी को पता नहीं क्या बीमारी थी, कहती तो सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी, जब न सह गया तो संसार से विदा हो गई। किसके बारे में कहा गया है? हामिद की माता के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। अपनी अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के बारे में बात हो रही है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो आप बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो रह गई है, पर्वत बना लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा तो अपनी कल्पना का राई का पर्वत बना लेती है। कहानी से है, ईदगाह से खत्म। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमितें लेकर के आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। कितनी सरल भाषा के अंदर प्रेमचंद जी गरीबी का कहीं ना कहीं चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और गरीब जीवन का कहीं ना कहीं चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान देंगे, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है,
आज बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन हैं? उसे कैसे अकेले मन मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, 3 कोस का पैदल रास्ता शुरू में ही आ चुका था कहानी के अंदर। पैरों से छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा? ध्यान रहे यहाँ पे प्रेमचंद जी 2 प्रकार से चित्रण कर रहे हैं। एक गरीब दशा का, और साथ में जो निसहायी जिनके माता पिता नहीं होते उन बच्चों का। कितना बेहतर तरीके से गद्यकार ने अपनी गद्य शैली के अंदर कितना उद्देश्य को अंदर प्राप्त हो रहे हैं प्रेमचंद जी। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेते। यहाँ तो घंटों जमा करने में लगेंगे। मांग का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फैमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। फैमन के कपड़े सिलने के कितने पैसे मिले? 8 आने। मोस्ट करेंगे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं, 2 पैसों का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बड़ा पार लगाए। धोबन, नाइन, मेतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएगी। सभी को सवैया चाहिए, किसी को थोड़ा भी कम नहीं लगेगा। किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कटे जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। सबके सब दौड़ करके आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतजार करते। यहाँ लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। ध्यान देंगे, यहाँ से एक प्रश्न बड़ा गहराई का सवाल उठ रहा है। इस प्रश्न को यहाँ से ही मोस्ट करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने किसका सामना किया था? तो ध्यान देंगे, एक बगीचे का सामना हुआ था। बगीचे को मोस्ट करेंगे क्योंकि आगे यह बगीचे, फिर आगे पुलिस विभाग का सामना करेंगे और उसके आगे अदालत का सामना होगा, फिर कॉलेज का सामना होगा, क्लब घर का सामना होगा। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो सबसे प्रथम है बगीचा। लड़के वहां से एक फलांग दूर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यही अदालत है, यह अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। मोस्ट है, देखो बगीचा 1 नंबर, 2 नंबर अदालत, 3 नंबर कॉलेज, 4 नंबर क्लब घर। सीक्वेंस याद रखेंगे, बड़ा गहराई का सवाल बनता है। बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी मूछें बड़ी है। इतने बड़े हो गए कि पढ़ते जा रहे हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। वेरी वेरी मोस्ट है। 27 अगस्त को लास्ट वाला एनटीए का हमारा एग्जाम हुआ हिंदी विषय का। यही लाइन एज इट इज यहाँ से पूछी गई थी कि बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? कि सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। कौन सी कहानी का कथन है? ईदगाह कहानी का। सेम एज इट इज लाइन आई थी, इसलिए वेरी मोस्ट करेंगे। ध्यान देंगे, पंक्तियों से नोट्स बनाना इसीलिए हमारा वेरी मोस्ट हो जाता है क्योंकि बीच में से पंक्ति आती है और वो हमें पहचाननी होती है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या क्लब घर में जादू होता सुना है? यह मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। यहाँ से मोस्ट करेंगे कि काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्लब घर में जादू होता है सुना है, यहाँ मुर्दे
किसके बारे में यहाँ से मोस्ट है कि यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। किसके बारे में बात हो रही है? क्लबघर के बारे में। पहचान नहीं पाओगे, एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मोस्ट कर लो और नोट्स का हिस्सा। वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती है। सच हमारी अम्मा को ये दे दो, क्या नाम है बेटे, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह का सब। मोहसिन बोला चलो मनो, आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी। ध्यान देंगे खतन किसके हैं? मोस्ट करते हुए तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें के आगे अंधेरा छा जाए। वेरी मोस्ट का पंक्ति है। यहाँ तक महमूद ने कहा लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन ने कहा उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें वेरी मोस्ट सीक्वेंस का हिस्सा होगी। लास्ट में हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाई होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर के खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच रुपए देता है। ऐसे ही रुपये हामिद को यकीन न आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए। मोहसिन के खतन बहुत अच्छे हैं। मोहसिन के खतन को आप प्रत्येक खतन प्रश्न समाहित है, इसलिए वेरी मोस्ट है। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। शहर कौन सा, चर्चित स्थान कौन सा? कलकत्ता का जिक्र। सोच नहीं पाओगे कि ईदगाह कहानी के अंदर कलकत्ता का जिक्र आया है। खतन के अंदर दे दिया जाएगा कि कलकत्ता का जिक्र हुआ है। सत्य वाले में मोस्ट करेंगे, ध्यान देंगे। कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन ने कहा एक न सिर आसमान के बराबर होता है जी। किसका? जिन्नात का। कौन कह रहा है? मोहसिन। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में कुछ घुस जाए। हामिद ने पूछा लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन ने जवाब दिया अब यह तो नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सी जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब जक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर के उन्हें सारे जान की खबर दे जाते हैं। अब हामिद समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, ध्यान देंगे। हलवाई के बाद में पुलिस लाइन। यहीं सब कांस्टेबल की कवायद करते हैं। रेटन फाय हो, रात को बेचारे घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, चोरी करवाते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इन्हीं से मिलते हैं और यहाँ जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यहाँ तक की लाइन पूछी जा चुकी है पहले हमारे एग्जाम के अंदर, वेरी मोस्ट हो जाती है। खतन किसका था? मोहसिन का था कि ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, ये चोरी करवाते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इन्हीं से मिलते हैं और यह जाकर जागते रहो पुकारते हैं। वेरी मोस्ट है, PYQ का हिस्सा है यह पंक्ति। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं और मेरे मामू एक थाने के अंदर कांस्टेबल है, 12 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये, ध्यान देंगे यहाँ बरस नहीं है, 12 कर लेंगे, 12 रुपया महीना पाते हैं,
लेकिन 50 रुपया घर भेज दे हैं। वेरी मोस्ट है, अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंस करके कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी चली जाए। खतन है कांस्टेबल का। किसको? मोहसिन को। हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं, कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। किसका खतन है? वेरी मोस्ट है मोहसिन का। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो खुद है, अल्लाह कसम इन्हें सजा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी कमाई जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कहीं दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से रुपये कर्ज लाए, तब जाकर के कुछ बर्तन बांटे आए। प्रेमचंद जी का सीधा सीधा पुलिस की भ्रष्टता पर व्यंग्यपूर्ण खतन है यह, और भ्रष्टाचार पर व्यंग्यपूर्ण ढंग से अपनी शैली के अंदर गद्देकार ने कुठाराघात किया है। ध्यान देंगे ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50, कहाँ 150 एक थैली भर होते हैं, 200 दो थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक बड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। बस सभी के दिलों के अंदर उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और देरिये के अंदर मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से आने वाली आवाजों पर भी न चेतते। यहाँ पर ये कहा गया है प्रेमचंद जी द्वारा कि किस प्रकार से बचपन के अंदर, गरीबी के अंदर अपने अभावों में जीते हुए अपनी मासूमियत पे जो बच्चे जीवन यापन करते हैं वो चीज़, और किस प्रकार से अपनी जो इच्छाएं हैं उनका दमन हो जाता है गरीबी के अभाव के कारण, वो दर्शाने का प्रयास किया है यहाँ पर प्रेमचंद जी ने। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजदारों के पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पंक्ति जगत के नीचे तक है जहाँ तक जाजम भी नहीं है। नए आने का अगर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने खूब वजू किया है और पिछली पंक्ति के अंदर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाए और यही कर्म चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था कि जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व, आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी के अंदर पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस के अंदर, ध्यान देंगे वेरी मोस्ट है, यहाँ से नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय के अंदर बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, ध्यान देंगे हिंडोला आप जानते होंगे, एक पैसा दे करके चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए ये मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए यह है चीहे। लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं, एक पैसा देकर के बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी इन घोड़ों के ऊपर ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास तो केवल 3 पैसे है। अपने कोष का 1/3 हिस्सा सिर्फ जरा से चक्कर के खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं और अपने खिलौने लेंगे। आदर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, ऐसा लगता है कि अभी बोल ही पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, वेरी मोस्ट। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है जैसे अभी कवायद करके आया हो। मोहसिन बिस्ती, मोहसिन को बिस्ती, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है, मशक का एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न दिखता है, शायद कोई गीत रहा है।
बस मशक से पानी उड़ेलना ही वाला है। नूर को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या खरीदा है? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, और काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, और अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, और एक हाथ में कानून की पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में कहा गया है? वकील के बारे में। लगता है जैसे कभी किसी अदालत से जिरे या बहस करके आ रहा है, और ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। वेरी मोस्ट। सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे। पूछा जा सकता है सवाल, हामिद के पास कुल 3 पैसे है, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा किसी काम के? मोहसिन कहता है मेरी बिस्ती रोज़ पानी लाया करेगी सांझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से गोली चला देगा। नूरे कह रही है और मेरा वकील नूरे कह रहा है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कह रही है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए इन्हें हाथ में ले सके। उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब उनका शौक नया हो तो हामिद ललचाता रह जाता है। कितना शानदार बाल वात्सल्य का चित्रण यहाँ पे प्रेमचंद जी कर रहे हैं कि छोटे बच्चों की आदत होती है कि नए नए खिलौने होते हैं तो वो किसी को नहीं देते हैं। इसी प्रकार से वही दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं प्रेमचंद जी। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े में खा रहे थे। हामिद अलग खड़ा था, उसके पास केवल 3 पैसे थे, क्यों नहीं वह भी कुछ लेकर के खा रहा है। ललचाई हुई आंखों से सबको देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। देखो मोहसिन कितना व्यंग्यपूर्ण बात करता है। हामिद को संदेह हुआ, उसे लगा कि यह केवल करूर मजाक है, क्योंकि मोहसिन इतना उदार तो नहीं है। ध्यान रहे मोहसिन का यहाँ पे व्यक्तित्व चित्रण हो रहा है। मोहसिन अनुदारवादी था, यानी कि अपने आप के अंदर सीधा उसके व्यक्तित्व चित्रण हो रहा है। फिर भी वह उसके पास जाता है और मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकाल करके हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, लेकिन मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह के अंदर रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार जरूर देंगे। हामिद अल्लाह की कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे बार जरूर देंगे। सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी कहती है 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या ले पाओगे। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बदमाश है। हामिद जवाब देता है मिठाइयाँ कौन बड़ी नेमत है। हामिद जवाब देता है मिठाइयाँ कौन बड़ी नेमत है, किताबों में कितनी बुराइयाँ कितनी लिखी है। वेरी मोस्ट हामिद का कथन। मोहसिन कहता है लेकिन दिन में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है यह समझता है यह चालाकी करेगा, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ललचा करके खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिलट और कुछ नकली गहने की। लड़कों के लिए इनमें से कोई आकर्षण नहीं था। सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद को लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वह कई चिमटे रखे हुए थे। उसका ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। वह तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर के दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी और फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर के अंदर इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से प्रेमचंद जी इशारा कर रहे हैं कि जब गरीब और अभावों के अंदर कोई बालक जीता है तो वह किस प्रकार से कम आयु में भी परिपक्व स्थिति में पहुंच जाता है। यही गद्यकार इशारा कर रहा है यहाँ पर। और ध्यान देंगे हम अपने उद्देश्य को बिल्कुल सफल हो रहे हैं प्रेमचंद जी। वह चिमटा लेकर के दादी को दे देते कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ नहीं हो पा जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। ज़रा देर खुशी के लिए खिलौने लेना बेकार है। खिलौने तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल करके दे दो। अम्मा बेचारी कहाँ फुर्सत है कि
बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि रोज़ अम्मा हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सभी सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो कि सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो कहूँगा खाओ मिठाइयाँ, तुम्हारा मुँह सड़ेगा, फोड़े फूशियाँ निकलेगी, तुम्हारी ही जबान चटोरी चाहेगी। तब घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे कि किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ करके मेरे हाथ में ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में तुरंत सुनी जाती है। और इनमें से मिजाज क्यों सा हूँ कि मैं गरीब सही और किसी के मांगने तो नहीं जाता। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे और अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक की टोकरियां भर भर करके खिलौने दूंगा और दिखाऊंगा कि किस दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा करके खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देख करके कहा तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है, यह क्यों लाद लाए है, तो बताते क्यों नहीं। कितने पैसे का है, 6 पैसे का है। वेरी इंपॉर्टेंट। दुकानदार ने कितने पैसे का चिमटा बताया था, 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। 5-6 के बाद में 5 भी बताया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की गुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी। बुला करके चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरीके से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। और जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, पसलियाँ चूर चूर हो जाए बचा की। महमूद बोला ये तो चिमटा है, कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है। इम्पोर्टेंट, बहादुर शेर की संज्ञा आगे रुस्तम हिंद की भी संज्ञा देंगे। खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सी पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। किस में, आग, पानी, आंधी, तूफान, 4 बातें हुई है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास बचे हैं। फिर मेले से दूर भी तो निकल आए हैं। मेला कब का ख़त्म हो गया। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक है, इसीलिए बदमाश ने अपने सारे पैसे बचा के रखे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे। यानी कि मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे चारों एक तरफ, हामिद एक तरफ है। दोनों शास्त्रार्थ हो रहा है, वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब। सम्मी विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। ध्यान रहे, यानी कि हामिद से सभी बड़े थे। पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा। इस वक्त अपने की फौलाद के राह है, वह अजय है, वह घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के चक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपा करके ज़मीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्तम हिंद। ध्यान देंगे चिमटे को किसकी संज्ञा दी थी, रुस्तम हिंद की। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। लपेट करके शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा।
मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़कर पानी लाकर उसके दीवार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ लिया जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पर गिरोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने के लिए कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। सभी अपने अपने खिलौने की तरफदारी कर रहे हैं। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख करके दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे मोहसिन को? एक नई चाल सूझाई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, यानी कि हामिद के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही बिस्ती और औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में तो वही काम कर सकता है जो रुस्तम हिंद कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और क्या क्या कर सकता है। इस तर्क में सम्मी और नूरे की भी सहमति में ला दिया। कितनी सच्ची बात कही है, चिमटा बावर्ची खाने के पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई सटीक जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, थोड़ी गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कन्न कौवा कि किसी गंड वाले पतंग को काट गया हो। ध्यान देंगे, वेरी मोस्ट पंक्ति, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसे पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात थी, पर कुछ नया और अलग था। हामिद ने मैदान पर मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है और अब इसे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों में से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर किसी ने कोई काम की चीज़ नहीं खरीदी, चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। बरसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने को में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा कर रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया और चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देख करके होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों में उस उपाय के पर पछतावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को खूब भूख लगी उसे उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। ध्यान रहे, मैं केले किन्होंने बांट करके खाए थे? महमूद और हामिद ने। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिस्ती और उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछल गई तो मियाँ बिस्ती के नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये देखकर शोर सुनकर अम्मा बिगड़ी। अम्मा और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का
अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल और ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। ध्यान देंगे वकील साहब को किसकी पदवी दी गई थी? राजा भोज की। वेरी इंपॉर्टेंट है। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में घर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, तो क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे की हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं वो जो अपने पैरों से चले, वह तो पालकी पर चलेगा। और एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने दवार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह जागते रहो, होशियार, पुकारते चलते हैं, मगर रात को अंधेरी होनी चाहिए। लेकिन नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ गिरते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसे ऐसी मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। इम्पोर्टेंट, गुल्लर के दूध का जिक्र हुआ है और डॉक्टर की उपाधि महमूद को दी गई है। गुल्लर का दूध आता है लेकिन टांग जवाब दे देती है। सल्ले की क्रिया असफल हो जाती है, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति दी जा सकती है कि कहाँ से है। सल्ले क्रिया असफल हो जाती है, तब उसकी टूटी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता न बैठ सकता। वह अब सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, तो उसका सिर जालरदार सापा कुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद की दादी हामिद को बारे में बता रही है और हामिद को बोल रही है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का करो तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, और अपनी सारी कश बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। ध्यान देंगे ये पंक्ति वेरी मोस्ट है। कहीं ना कहीं टोकरी भर मिट्टी के अंदर भी चली जाने की इसकी संभावना बनती है, इसलिए इसको मोस्ट करेंगे। ईदगाह कहानी से ही है। अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। इम्पोर्टेंट है। गरीबी बच्चे किस प्रकार से परिपक्व अवस्था से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो वही चित्रण किया है कि कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक बच्चे में है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख करके इनका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबत इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन मदगदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद का दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?
इसी के साथ हमारी ईदगाह कहानी समाप्त तो होती है। जैसा कि आज के शेड्यूल के अंदर 2 कहानियाँ हमारा पढ़ने का शेड्यूल था, दोनों ही कहानियाँ प्रेमचंद का अर्थ थी। प्रथम कहानी थी ईदगाह, द्वितीय कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। हमने सेशन स्टार्ट किया था तो सेशन कुछ देरी से स्टार्ट हो पाया, उसी वजह से हम इस कहानी को आगे राही कहानी जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वाली कहानी का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के लिए दुनिया के सबसे अनमोल रत्न जो हमारी सोझे वतन संग्रह में संग्रहित बेहद ही राष्ट्रीय विचारधारा से संग्रहित कहानी थी, उसे भी हम स्किप करते हैं और राही कहानी के साथ में इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए एक ही कहानी हमने पढ़ी है, ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी का सरसरी तौर पर देखा जाए तो ईदगाह कहानी बाल वात्सल्य की कहानी है और कुछ ये दर्शाती है कि किस प्रकार से गरीबी अभाव के अंदर बच्चे जल्दी परिपक्व अवस्था से पहले परिपक्व हो जाया करते हैं और अपने अभावों के अंदर किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, और जो निसाई बच्चे बिना माता पिता के होते हैं वो किस प्रकार से अपनी इच्छाओं का दमन उनका होता है और वो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए किस प्रकार से ज़रूरी जीवन यापन की चीज़ें करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। मेले के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा चित्रण, ग्रामीण चित्रण हमारे सामने प्रेमचंद जी ने वो करने का प्रयास किया है। हामिद के माध्यम से एक विवेकशील दृष्टिकोण भी दर्शाया है, साथ में गरीब चित्रण भी किया है और जो उस समय की जो दीनहीन समाज था उसका भी चित्रण बखूबी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। तो इस कहानी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न बनता है उसकी जो प्रश्न टाइप होती है, हमारी 5 प्रकार के प्रश्न टाइप थी कहानी में से। पहला था प्रकाशन वर्ष, कहानीकार और कहानी संग्रह संबंधित सवाल। द्वितीय टाइप बनती थी पात्र परिचय से संबंधित। तृतीय टाइप बनती थी चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान और चर्चित समयीय काल अवधि से संबंधित तृतीय टाइप थी। चतुर्थ टाइप व्यंग्यपूर्ण कथन और प्रसिद्ध कथन से संबंधित थी और 5वीं टाइप थी हमारी कहानी में से कर्म संबंधित प्रश्न लगाने की। तो आप सभी उन सभी 5 टाइपों को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स लेखन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ एज इट इज़ लाइन टू लाइन कहानी पढ़ाई जा रही है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक निश्चित समय के बाद में ये कहानी भूल जाओगे, इसलिए ये कहानी भूले नहीं और ये कहानी बिल्कुल स्थायी रहे हमारे दिमाग के अंदर। इसलिए आप थोड़ा सा वक्त निकाल करके, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके खुद के नोट्स बनाइए और बेहतर से बेहतर जो रणनीति है उसको किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हमें फाइट करना है, उस पर स्मार्ट वर्क पर काम करने की सोच पर काम करें। मैंने शुरू से कहा था कि नोट्स लेखन पर कार्य करें, नोट्स बना ले, प्रमुख पंक्तियाँ चिन्हित कराते हुए हम कहानी पढ़ते हैं। प्रमुख पंक्तियों को आप अपने कहानियों का नोट्स का हिस्सा बनाए ताकि हमें आगे रिवीजन करने में भी बेहतर से बेहतर आसानी हो सके। बाकी सब काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक से एक प्रश्न को हम बिल्कुल नज़र से नज़र रख रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए, आप बिल्कुल इस तरीके से आप रहेंगे निर्जीव कक्षा के अंदर तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का ना ही कोई सवाल आता है, ना ही किसी भी प्रकार का जवाब आता है। मैंने आपसे कहा था कि आप कहानी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप जिज्ञासु बनिए, अपने आप के खुद के सवाल खोजिए और कमेंट में आपको सवाल मिलने चाहिए। मेरे को अगले दिन कम से कम 5 सवाल जरूर मिलने चाहिए ताकि हम उन पर जब वाद विवाद करें तो हमारा पीछे का कंटेंट भी, पीछे की जो विषय वस्तु भी उससे जुड़ जाए और कहानी हमारे लिए बिल्कुल स्थायी हो जाए। तो इसलिए जिज्ञासु बनिए, अपने प्रश्न से नए प्रश्न जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप तैयार करिए, बेहतर से बेहतर और बेहतर नोट्स बनाइए बच्चों, ताकि हम मिशन JRF को एक सफल मिशन बना सके और अपना सपना साकार कर सके। साथ में पूरी फिलर फॉर्म टीम आपके साथ में खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। तो आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए और अपना बेहतर से बेहतर जो विषय विशेषज्ञों द्वारा बेहतर मार्गदर्शन लेकर के अपनी तैयारी को एक नए मुकाम दीजिए। थैंक यू ऑल द गाइस, थैंक यू सो मच।